नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त सुखदेव सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सेफ्टी ट्रेनिंग क्लासेस। सो दोस्तों, इस चैनल पे हम आपके साथ सेफ्टी रिलेटेड नए नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लेके आते रहते हैं और आपकी तरफ से हमारी वीडियो को बहुत प्यार मिला, इसीलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है वर्क परमिट सिस्टम। यानी कि आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि जो वर्क परमिट होता है वो क्या होता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों लिया जाता है वो, और कौन कौन से वर्क परमिट रहते हैं हमारे पास, और कौन कौन लोग जो हैं वो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग कि व्हाट इज अ वर्क परमिट सिस्टम, जिसे हम परमिट टू वर्क भी कहते हैं। तो दोस्तों, जो वर्क परमिट होता है वो एक फॉर्मल रिटर्न ऑथराइजेशन, एक डॉक्यूमेंट होता है जो तब लिया जाता है जब हमें कोई भी जॉब परफॉर्म करनी हो, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंस्ट्रक्शन फील्ड में। जब भी हमें कोई पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करनी है, आइदर हैजार्डियस है या नॉन रूटीन जॉब है, और जो हाई रिस्क कैटेगरी में जॉब्स आती हैं, उन जॉब्स को जब हमें परफॉर्म करना होता है तो उस समय हमें अपने हायर मैनेजमेंट से, हायर अथॉरिटीज से एक परमिशन लेनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर हमारी सीनियर मैनेजमेंट जो होती है वो साइन करती है, हमें अप्रूवल देती है कि हम उस जगह पे, उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कर सकते हैं। ये जो परमिट सिस्टम है, ये जो डॉक्यूमेंट है, वो इसलिए दिया जाता है ताकि जो हम ये चीज इंश्योर कर सकें वो जो एक्टिविटी है वो सेफली हो रही है, प्रॉपर सुपरविजन के अंडर हो रही है। यानी कि उसको देखने के लिए प्रॉपर कोई सुपरवाइजर हायर किया हुआ है, एक सुपरविजन के अंडर वो एक्टिविटी हो रही है और प्रॉपर तरीके से वहां पे कंट्रोल मेजर हैं लिए गए हैं। तो उस कंट्रोल मेजर्स के बारे में एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है कि वहां पे क्या क्या हैजर्ड हैं, कौन से हैजर्ड हैं, कौन सी वहां पे एक्टिविटी होगी, उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा की जाती है। तो ये जो परमिट है, हमारा वर्क परमिट है, ये हमें जानकारी देता है, द जॉब इज अंडरस्टूड, कि वहां पे कौन सी जॉब होने वाली है, क्या एक्टिविटी होने वाली है। द रिस्क आर आइडेंटिफाइड, कि उस पर्टिकुलर जॉब में कौन सी एक्टिविटी होगी और उस एक्टिविटी में क्या क्या हैजर्ड हैं और कौन से रिस्क हैं और कौन कैटेगरी के लोग हैं जिनको खतरा है उस एक्टिविटी में। उसके बाद आता है रिक्वायर्ड सेफ्टी प्रिकॉशंस आर टेकन, कि कौन से रिक्वायर्ड सेफ्टी प्रिकॉशंस हमने लिए हैं, कौन से कंट्रोल मेजर्स हमने लिए। जैसे हमने हायरार्की ऑफ कंट्रोल पढ़ा था वर्क प्लेस सेफ्टी वाली वीडियो में, तो कौन सा कंट्रोल मेजर यहां पे एप्लीकेबल है, यानी कि यहां पे एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, इंजीनियरिंग कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है, या पीपीज। तो कौन सा कंट्रोल मेजर वहां पे प्रॉपर सफिशिएंट है और किस कंट्रोल मेजर को लिया जाएगा उसके बारे में। देन ये हमें बताता है व्हाट आर द नेसेसरी पीपीज एंड इक्विपमेंट्स जिन्हें यूज करना है, कि कौन से पर्टिकुलर पीपीज हैं, कौन से मैंडेटरी पीपीज हमें पहनने हैं, कौन से जॉब स्पेसिफिक पीपीज हमें पहनने हैं, उसके बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। देन ओनली ऑथोराइज्ड एंड ट्रेन्ड पर्संस आर अलाउड टू डू द वर्क। अब इससे यह भी पता चलता है कि जो लोग उस टास्क को कर रहे हैं या उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं वो ट्रेंड हैं, ऑथोराइज्ड हैं, क्योंकि उस परमिट में उन सब वर्करों के साइन होते हैं दोस्तों। अब यहां पे सवाल आता है कि जो वर्क परमिट है इसको क्यों लेने की जरूरत है, क्या ही इसका बेनिफिट होता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज होती है टू कंट्रोल द हाई रिस्क वर्क एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, कि जो भी वहां पे हाई रिस्क एक्टिविटी हो रही है उसको कंट्रोल किया जा सके, उस एक्टिविटी के अंदर पाए जाने वाले वेरियस जो हैजार्ड्स हैं, जो रिस्क हैं, उनको कंट्रोल किया जा सके और होने वाले हादसे को उससे पहले ही रोक दिया जाए। दूसरा रहता है टू इंश्योर ऑल द हैजार्ड्स आर आइडेंटिफाई एंड सेफ्टी मेजर्स आर इंप्लीमेंटेड, कि कौन से हैजार्ड्स वहां पे अवेलेबल हैं वो हमें पता चल जाता है कि उस एक्टिविटी में, फॉर एग्जांपल जैसे वेल्डिंग का काम है तो वहां पे क्या क्या हैजार्ड हो सकते हैं, जैसे वहां पे आग लग सकती है, वहां पे इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, जहाँ अगर वायर है तो उससे स्लिप ट्रिप हो सकता है। ऐसे जो जो भी पर्टिकुलर हैजार्ड्स हैं वहां पे, तो उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है और हमें क्या प्रॉपर सेफ्टी मेजरमेंट्स वहां पे लेने हैं उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट दोस्तों इसमें आता है हमारा टू प्रोवाइड अ रिटर्न ऑथराइजेशन
बिफोर स्टार्टिंग द हैजार्डियस जॉब एक प्रॉपर ऑथोराइजेशन मिल जाती है हमें, जो हमारी मैनेजमेंट है, जहां अगर हम किसी और क्लाइंट साइट पे काम कर रहे हैं तो वो क्लाइंट हमें अथॉरिटी देता है अपने वर्क प्लेस के ऊपर काम करने की, और ये जो परमिशन वो हमें देता है वो एक रिटर्न फॉर्म में देता है, जो कल अगर कोई आके हमें रोकता है तो हमारे पास एक प्रूफ है कि हमें इस वर्क प्लेस के ऊपर काम करने की परमिशन मिली हुई है। नेक्स्ट होता है दोस्तों, टू इंश्योर दैट ओनली ट्रेन्ड एंड कंपिटेंट वर्कर्स आर परफॉर्म द वर्क। ये इंश्योर करता है वर्क परमिट कि सिर्फ ट्रेन्ड और कंपिटेंट जो वर्कर हैं वही लोग उस जॉब को परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इस परमिट में बकायदा उन सब लोगों के नाम रहते हैं जो भी उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट इसमें आता है टू मेंटेन द प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन वर्कर, सुपरवाइजर एंड सेफ्टी टीम। ये कैसे होता है, क्योंकि दोस्तों उस परमिट पे हमारे वर्कर्स के साइन होंगे, सुपरवाइजर भी उसको साइन करेगा, और सेफ्टी ऑफिसर जो है, जो भी सेफ्टी टीम के पर्सन है, वो लोग भी उसके ऊपर प्रॉपर साइन करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि जो जो कंट्रोल मेजर्स लिए गए हैं वो ठीक हैं, कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं जिसको स्किप कर दिया गया है उस एक्टिविटी में, कोई ऐसा हैजार्ड तो नहीं जिसको जाने अनजाने स्किप कर दिया गया है। तो प्रॉपर उन सब चीजों के बारे में सब लोगों को अवेयरनेस हो जाती है। नेक्स्ट, टू वेरीफाई द वर्क प्लेस इज सेफ बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द टास्क। ये इंश्योर हो जाता है कि वो जो वर्क प्लेस है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वो काम से पहले, काम के दौरान और काम खत्म होने के बाद भी सेफ है, उस पर कोई ऐसा हैजार्ड तो नहीं जो काम खत्म होने के बाद भी बच गया है दोस्तों। नेक्स्ट आता है टू कंप्लाई विद लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। ये जो परमिट होता है ये एक लीगल रिक्वायरमेंट भी रहती है दोस्तों, कि हमें लीगली गवर्नमेंट के रूल्स हैं, चाहे हम हमारी कंपनी फैक्ट्री एक्ट के अंडर काम कर रही है, जहां हम BOCW के अंडर काम कर रहे हैं, जहां IS के स्टैंडर्ड्स वहां फॉलो हो रहे हैं, तो हर स्टैंडर्ड में हर जगह पे परमिट का जिक्र रहता ही है। हर एक एक्ट, हर एक रूल ये कहता है कि आपको अगर कोई भी हैजार्डियस जॉब करनी है, कोई भी ऐसी नॉन रूटीन एक्टिविटी करनी है, तो उस दौरान पे आपको सीनियर मैनेजमेंट से परमिशन लेनी ही लेनी है दोस्तों। अब इसके अंदर कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट रहती हैं दोस्तों, तो सबसे पहला आता है हमारा फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इसके स्टेट रूल्स जो है वो कहते हैं कि दिस एक्ट रिक्वायर्ड एम्प्लॉयर्स टू इंश्योर द सेफ सिस्टम ऑफ वर्क फॉर द हैजार्डियस ऑपरेशन। जहां पे अगर कोई भी हैजार्डियस ऑपरेशन हो रहा है किसी फैक्ट्री में तो वहां पे परमिट लेना मैंडेटरी है। फिर वो वहां पे हॉट वर्क एक्टिविटी हो रही है उसके लिए भी परमिट चाहिए, कन्फाइंड स्पेस एंट्री के लिए परमिट चाहिए, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो रही है उसके लिए भी हमें परमिट चाहिए, और वर्क एट हाइट की अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसके लिए भी प्रॉपर परमिट, प्रॉपर परमिशन लेने की जरूरत है दोस्तों। ऐसे ही IS स्टैंडर्ड, हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड्स है उसमें हमारा आ जाता है IS 7205 फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, उसमें परमिट की जरूरत रहती है। IS 5216 रिकमेंडेशंस ऑन द इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, कोई भी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड टास्क है, कोई भी कन्फाइंड स्पेस रिलेटेड टास्क है, या वर्क एट हाइट रिलेटेड टास्क है, या हॉट वर्क जैसे वेल्डिंग टाइप, ऐसी कोई भी टास्क है तो अलग अलग इंडियन स्टैंडर्ड्स में उसमें परमिट का जिक्र किया हुआ है कि आपको उन सब टास्क को करने से पहले वर्क परमिट लेना है, वो कंपलसरी है। ऐसे ही दोस्तों आ जाता है OISD, PESO, CEA सेफ्टी रेगुलेशंस, जैसे हमारा पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी हो गया दोस्तों, स्टैंडर्ड्स फॉर ऑयल एंड गैस हो गया, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स हो गए, हमारे सेफ्टी रेगुलेशंस फॉर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। तो जितने भी रूल्स हैं, चाहे वो NBC के अंडर है, नेशनल बिल्डिंग कोड्स के अंदर आपका काम चल रहा है, तो किसी भी फील्ड में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी तरह का वहां पे काम चल रहा है जो नॉन रूटीन है और जो हैजार्डियस टाइप का टास्क है, तो वहां पे परमिट लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कंपलसरी हो जाता है, और ये हर एक्टिविटी के शुरू होने से पहले हमें लेना ही लेना है, जो उस टास्क को, उस जॉब को सेफली तरीके से परफॉर्म किया जा सके। सो दोस्तों इसमें नेक्स्ट आ जाता है, अब हम समझते हैं कि जो परमिट है इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी क्लासेस के, कौन कौन सी कैटेगरी के परमिट हैं वो जो लिए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है दोस्तों कोल्ड वर्क परमिट। ये वो परमिट होता है जिसे जनरल वर्क परमिट भी कहा जाता है। इसमें हमारी टास्क इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे कोई मैकेनिकल मेंटेनेंस है, जैसे बोल्टिंग करना है, फिटिंग करनी है, कोई असेंबली लाइन पे हम काम कर रहे हैं,
पेंटिंग का काम हो रहा है, ब्रशिंग हो रही है, पॉलिशिंग का काम हो रहा है, और ऐसी एक्टिविटी जिनमें हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही या लाइट प्रोड्यूस नहीं हो रही, ऐसे कोई भी टास्क, जैसे हम मटेरियल मैनुअल शिफ्टिंग कर रहे हैं, हम लोग कोई और ऐसे सिंपल काम कर रहे हैं जिनमें खतरा हो सकता है, तो वहां पे हमें जनरल वर्क परमिट या कोल्ड वर्क परमिट लेना होता है। दूसरा परमिट रहता है हमारा दोस्तों हॉट वर्क परमिट। हॉट वर्क परमिट होता है वो उन एक्टिविटीज में लिया जाता है जिनमें हीट जनरेट होती है, जहां स्पार्क निकलते हैं, जहां ओपन फ्लेम हो सकता है, यानी कि ऐसी एक्टिविटी जैसे कि वेल्डिंग का काम हो गया, गैस कटिंग का काम हो गया, ग्राइंडिंग का काम हो गया, सोल्डरिंग हो गया, हॉट रिवेटिंग हो गया, हीट ट्रीटमेंट हो गई, तो ये सब कैटेगरी में हमें हॉट वर्क परमिट लेना होता है, यानी कि वो एक्टिविटी जिन एक्टिविटीज को करते दौरान हीट, स्पार्क या लाइट प्रोड्यूस होती है, तो वहां पे हमें हॉट वर्क परमिट लेना होता है। तो थर्ड वन आता है दोस्तों वर्किंग एट हाइट। वर्किंग एट हाइट में आ जाता है जैसे कोई भी हाइट जब 1.8 मीटर से ऊपर हो जाती है, फिर चाहे वो स्कैफोल्डिंग पे चढ़ के काम हो रहा है, रूफ रिपेयर का काम हो रहा है, जहां हमें कोई और हाइट रिलेटेड हाई रिस्क एक्टिविटी करनी है, तो वहां पे हमें वर्क एट हाइट का परमिट लेना पड़ता है, जिसमें सब चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं कि जब आप हाइट पे काम करोगे तो आपको कौन सा फॉल प्रोटेक्शन यूज़ करना है, कौन से पीपीज पहनने हैं, फुल बॉडी हार्नेस पहननी है, तो वो सब चीज़ें उसमें इन्वॉल्व रहती हैं। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारा कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट। कन्फाइंड स्पेस वो एरिया जहां पे एक लिमिटेड एंट्री और एग्जिट का रास्ता है, जैसे टैंक्स के अंडर काम है, मेन होल्स हो गए, जहां सीवरेज हो गई, कोल माइंस हो गई, तो उन सबको हम कन्फाइंड स्पेस कैटेगरी में कहते हैं दोस्तों। तो कन्फाइंड स्पेस के अंदर अगर ऐसा कोई काम चल रहा है तो वहां पे कन्फाइंड स्पेस एंट्री का परमिट लेना कंपलसरी है, उसके बिना कोई भी वर्कर कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंटर नहीं करेगा, और सिर्फ वही पर्टिकुलर वर्कर्स जो हैं वो कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री करेंगे जिनका नाम उस परमिट के ऊपर लिखा हुआ होगा। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों इलेक्ट्रिकल एंड लोटो परमिट। इलेक्ट्रिकल और लोटो परमिट होता है अगर हमें वहां पे इलेक्ट्रिकल लाइंस की इंस्टॉलेशन करनी है, हमें वहां पे किसी तरह की केबल इंस्टॉलेशन करनी है, हमें वहां पे पैनल इंस्टॉलेशन करनी है, या इलेक्ट्रिकल रिलेटेड रिपेयर का काम है, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट और इलेक्ट्रिकल के साथ साथ वहां पे लोटो यानी कि लॉकआउट टैग आउट का परमिट भी लिया जाता है। दोस्तों लॉकआउट टैग आउट एक सिस्टम होता है जिसके ऊपर हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है जिसके 2 पार्ट हैं। उस वीडियो का लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जरूर उस वीडियो को भी देखें। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा दोस्तों एक्सावेशन वर्क परमिट। एक्सावेशन यानी कि अगर ट्रेंच वगैरह हो रहे हैं, डिगिंग का काम चल रहा है जैसे, तो वहां पे हमें, अगर हम लोग अर्थ रिमूवल का काम कर रहे हैं तो वहां पे हमें एक्सावेशन परमिट लेना कंपलसरी होता है। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जैसे किसी तरह की कोई खुदाई चल रही है तो वहां पे हमें एक्सावेशन का परमिट लेना पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास दोस्तों लिफ्टिंग परमिट। लिफ्टिंग परमिट में कौन सी जॉब हो जाती है, जैसे कि हैवी मटेरियल लिफ्टिंग जहां पे हमारी क्रेन्स का यूज किया जाता है, तो होस्ट का यूज किया जाता है, हाइड्रास वगैरह का यूज किया जाता है, तो और लिफ्टिंग हमें कोई हैवी मटेरियल लिफ्ट करना है तो वहां पे जो हमारा परमिट लिया जाता है वो लिया जाता है लिफ्टिंग वर्क परमिट, राइट जी। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है हमारे पास रेडियोग्राफी परमिट। रेडियोग्राफी जो एक्टिविटीज होती हैं बेसिकली क्या होता है कि जहां पे पाइपलाइन का काम हुआ है, वहां पे उन जो पाइपलाइंस में जो वेल्डिंग जॉइंट्स के साथ जो पाइपों को जोड़ा जाता है, तो उन वेल्डिंग जॉइंट्स के ऊपर हमें रेडियोग्राफी टेस्टिंग करी जाती है, तो जिसे हम एनडीटी भी कहते हैं। इसमें हम यूजिंग एक्सरे एंड गामा रेज का इस्तेमाल किया जाता है फॉर वेल्डिंग जॉइंट्स की इंस्पेक्शन के लिए। तो वो एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एक्टिविटी होती है, बहुत ज़्यादा हैजार्डियस एक्टिविटी होती है। तो जब भी वो एक्टिविटी होती है तो उस समय रेडियोग्राफी परमिट लिया जाता है, और जिस एरिया में वो एक्टिविटी होनी है उसके आसपास कोई भी एक्टिविटी, कोई भी जॉब परफॉर्म नहीं की जाती, उस पूरे एरिया को एकदम से खाली कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हैंडलिंग ऑफ हैजार्डियस मटेरियल। हैजार्डियस मटेरियल में क्या आ जाता है, जैसे दोस्तों केमिकल हैंडलिंग का काम है, तो उन काम में ये वाला परमिट लिया जाता है जिसे हम कहते हैं हैंडलिंग ऑफ हैजार्डियस मटेरियल। लाइक इसमें आ जाता है इन्वॉल्विंग द एक्टिविटी लाइक हैंडलिंग, स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ हैजार्डियस मटेरियल्स। तो ये जो परमिट हैं, तो ये कुछ तरह के परमिट रहते हैं दोस्तों जो कॉमन है। इसके अलावा कुछ और भी परमिट हो सकते हैं जो जॉब स्पेसिफिक लिए जाते हैं, लेकिन ये कॉमन परमिट हैं जो कुछ साइटों पे लिए जाते हैं दोस्तों।
अब हम समझते हैं कि जो परमिट का पूरा सिस्टम रहता है उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व रहते हैं और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो दोस्तों सबसे पहला रहता है इंसान परमिट रिक्वेस्टर। परमिट रिक्वेस्टर वो पर्सन होता है जो स्टार्टिंग में परमिट बनाता है, जिसको जॉब करनी है वो परमिट पे लिखता है, जॉब डिटेल है कि कौन सी जॉब होने वाली है, क्या क्या हैजार्ड है और कौन से सेफ्टी मेजर्स की उनको रिक्वायरमेंट है, और ये सब चीजें एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट पे लिखी जाती हैं और फिर ये पर्सन जो है वो आगे जाता है परमिट इशूअर के पास। दोस्तों परमिट जो हमारा रिक्वेस्टर होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है जब भी वो परमिट भरे तो प्रोवाइड द कंप्लीट एंड एक्यूरेट जॉब डिटेल, कि एक कंप्लीट और एक्यूरेट जॉब डिटेल है वो अपने परमिट में लिखे कि कौन सी जॉब होने वाली है, किस जगह पे होने वाली है, आइडेंटिफाई द हैजार्ड रिलेटेड टू द टास्क, कि उस जॉब में कौन से हैजार्ड हैं, क्या क्या खतरे हैं, और उसके बाद रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड सेफ्टी मेजर्स एंड पीपीस। फिर वो रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट से कि उनको कौन से पर्टिकुलर पीपीस, कौन से मैंडेटरी पीपीस, कौन से जॉब स्पेसिफिक पीपीस की वहां पे जरूरत है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। कोऑर्डिनेट विद द कंसर्न डिपार्टमेंट फॉर अप्रूवल, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं जो उस परमिट को अप्रूव करेंगे, यानी जिन्हें हम कहते हैं परमिट इशूअर, जो परमिट को इशू करेंगे तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, उनके साथ बात करेंगे, उनको समझाएंगे। उसके बाद क्या है, उनकी जिम्मेदारी रहती है परमिट रिक्वेस्टर की, इंश्योर द वर्कर आर अवेयर ऑफ परमिट कंडीशंस, कि वर्कर्स को भी पता हो कि आज कौन सा काम होने वाला है, उस काम में क्या क्या खतरे हैं, आपको कैसे वो काम करना है, तो वर्कर भी उस सब चीजों के बारे में प्रॉपर इंश्योर होने चाहिए। और परमिट जो रिक्वेस्टर है वो तब तक कोई भी काम नहीं शुरू करेगा जब तक उसको परमिट इशू नहीं हो गया है, यानी कि हमारी इशूअर ने या सीनियर मैनेजमेंट ने उसके ऊपर साइन नहीं कर दिए हैं दोस्तों। तो दूसरा जो पर्सन इन्वॉल्व रहता है दोस्तों उसको कहते हैं परमिट इशूअर। परमिट इशूअर वो इंसान रहता है, वो ऑथोराइज्ड पर्सन रहता है हु रिव्यू, वेरीफाई एंड अप्रूव द वर्क परमिट, जो उस परमिट को रिव्यू करता है, वेरीफाई करता है और फिर उसके ऊपर साइन करता है बाय इंश्योरिंग ऑल द सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स आर मेट। वो ये इंश्योर करता है कि सब जरूरी पीपीस दे दिए गए हैं, जरूरी कंट्रोल मेजर्स वहां लगा दिए गए हैं, जहां पे हमें एलिमिनेशन की जरूरत है तो एलिमिनेट कर दिया गया, जहां पे हमें सब्स्टिट्यूट की जरूरत है सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, जहां पे हमें इंजीनियरिंग कंट्रोल की जरूरत है, जैसे कहां पे गार्डनिंग की जरूरत है वहां पे हमें लोटो लगाने की जरूरत है, तो वो सब चीजें लग गई। और रिक्वायर्ड पीपीस जो पर्टिकुलर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाने हैं वो प्रोवाइड करवा दिए गए। ये सब चीजें इंश्योर करके और फिर उस साइट का सर्वे करके वो इंसान जो है वो परमिट के ऊपर साइन कर देता है दोस्तों। तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां रहती हैं जो परमिट इशूअर है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी रहती है इंस्पेक्ट द जॉब लोकेशन बिफोर इशूइंग द परमिट। वो परमिट इशू करने से पहले उस लोकेशन को प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करेगा, उस लोकेशन की जांच करेगा कि वहां पे कोई ऐसा हैजार्ड तो नहीं जो छुपा रह गया हो। देयर आर सम हिडन हैजार्ड्स ऑन द लोकेशंस, लाइक जैसे अंडरग्राउंड पाइपलाइंस हो गई, जहां अंडरग्राउंड कोई इलेक्ट्रिसिटी की केबल्स हैं, जो ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी हैं, तो दीज आर द हिडन हैजार्ड्स जो नॉर्मली नहीं पता चल जाते। तो ये सब चीजें लोकेशन पे जाके जो परमिट इशूअर है उसको चेक करता है। वेरीफाई द हैजार्ड्स, कौन कौन से हैजार्ड हैं उनको वेरीफाई करता है। वेरीफाई द कंट्रोल मेजर्स, कौन से कंट्रोल मेजर्स लिए गए उनको वेरीफाई करता है। एंड द पीपीस, कि कौन से पीपीस की रिक्वायरमेंट है वो भी वेरीफाई करता है। अप्रूव एंड साइन द वर्क परमिट ओनली आफ्टर इंश्योरिंग द सेफ्टी, वो इन सब चीजों को इंश्योर करता है और उसके बाद ही परमिट के ऊपर साइन करता है। उसके बाद परमिट इशूअर का नेक्स्ट काम रहता है कोऑर्डिनेट विद द सेफ्टी एंड ऑपरेशन टीम इफ नीडेड। वो सेफ्टी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करता है। ऑपरेशन टीम वो लोग जो उस पर्टिकुलर जॉब को करने जा रहे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है कि कहीं कोई और जरूरत तो नहीं, किसी और चीज की जरूरत तो नहीं, कोई और रिक्वायरमेंट तो नहीं, उनके साथ प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाता है। नेक्स्ट, स्टॉप और सस्पेंडेड द परमिट इफ अनसेफ आर अराइज। तो ईश्वर के पास अथॉरिटी होती है, वो किसी समय भी परमिट को सस्पेंड कर सकता है, क्लोज कर सकता है, अगर उसको लगता है कि जो जॉब हो रही है वो अनसेफ तरीके से हो रही है, कि जो कंट्रोल मेजर परमिट रिक्वेस्टर ने और उसकी टीम ने बोले थे परमिट साइन करवाने से पहले, वो कंट्रोल मेजर्स एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे अप्लाई नहीं किए गए, तो उस कंडीशन में उस परमिट को
सस्पेंड कर दिया जाता है, या उस परमिट को क्लोज कर दिया जाता है और उस एक्टिविटी को रोक दिया जाता है। इंश्योर ओनली कंपिटेंट एंड ऑथोराइज्ड पर्सनस परफॉर्म द जॉब। उसकी यह भी जिम्मेदारी है कि जिन वर्कर्स का नाम वर्क परमिट के ऊपर लिखा हुआ है, सिर्फ वही लोग उस जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं। वो वेरीफाई कर सकता है उनके आइडेंटिटी कार्ड से, और इसके अलावा वो ये भी चेक कर सकता है कि वो जो लोग जॉब परफॉर्म कर रहे हैं आइदर दे आर कंपिटेंट और नॉट। तो ये सब जो जिम्मेदारियां होती हैं, ये सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो परमिट इशूअर की होती हैं, वो इंसान जो परमिट को इशू कर रहा है। नेक्स्ट जो पर्सन इन्वॉल्व रहता है वो रहता है एरिया इंचार्ज। एरिया इंचार्ज या कह लीजिए एरिया मैनेजर वो इंसान रहता है जो रिस्पॉन्सिबल बनता है फॉर इंश्योर द वर्किंग एरिया इज सेफ एंड सुटेबल फॉर द परमिटेड जॉब बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वर्क। एरिया इंचार्ज वो इंसान रहता है जो उस एरिया में खड़ा होके सब काम को करवाएगा। राइट दोस्तों, तो उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां रहती हैं। वेरीफाई द साइट कंडीशंस एंड रिमूव द पोटेंशियल हैजार्ड। वो साइट कंडीशन को खुद से वेरीफाई करेगा, जो भी वहां पे हैजार्ड्स हैं उनको रिमूव करवाएगा। कंफर्म द वर्क विल नॉट अफेक्ट ऑनगोइंग ऑपरेशंस इन द एरिया। वो ये भी करेगा कि दूसरे जो ऑपरेशंस उस एरिया में हो रहे हैं वो हमारे काम की वजह से ज्यादा इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं तो कितनी देर के लिए हो रहे हैं, और जो अफेक्टेड वर्कर्स हैं, जो अफेक्टेड डिपार्टमेंट्स हैं, उनको इन्फॉर्म करना भी उसी का काम है। जैसे मान लीजिए वहां पे रेडियोग्राफी का काम चल रहा है, तो जितने एरिया में रेडियोग्राफी का काम चलेगा तो वहां पे आसपास में अगर वो वेल्डिंग का काम चलना है वहां पे, और किसी भी तरह की एक्टिविटी है, तो उन एक्टिविटी को स्टॉप कर दिया जाता है। और ये जो है ये उस एरिया इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उस एरिया में होने वाले बाकी एक्टिविटीज को रोकना है। अफेक्टेड पर्संस जो वर्कर उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थे लेकिन उनका काम अफेक्ट हुआ है ड्यू टू दिस परमिट, तो उन लोगों को इन्फॉर्म करना है पहले काम से, और काम के बाद भी जब हमारा काम खत्म हो गया तो उन लोगों को दोबारा से इन्फॉर्म करना है कि अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, हमारी एक्टिविटी जो है वो खत्म हो गई है। ऐसे ही उसका काम रहता है कोऑर्डिनेशन, आइसोलेशन, बैरिकेडिंग एंड हाउसकीपिंग इफ रिक्वायर्ड, कि कहां पे आइसोलेशन की जरूरत है, कहां पे बैरिकेशन की जरूरत है, कहां पे लोटो की जरूरत है, प्रॉपर हाउसकीपिंग कैसे मेंटेन की जाएगी, तो उन सब चीजों के बारे में जानकारी रखना भी जो है वो एरिया इंचार्ज उन चीजों को रिव्यू करता है। गिव अ क्लियरेंस टू स्टार्ट द वर्क आफ्टर चेकिंग द सेफ्टी मेजर्स। जैसे ही सेफ्टी मेजर्स चेक हो गए, सब चीजें चेक हो जाती हैं, उसके बाद वो क्लियरेंस दे देता है कि आप वहां पे काम को शुरू कर सकते हैं। और ड्यूरिंग द वर्क मॉनिटर द वर्क एरिया फॉर चेंजिंग रिस्क ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ड्यूरिंग द ऑपरेशन अगर वहां पे कोई हैजार्ड पैदा हो गया है जो पहले नहीं था लेकिन काम के दौरान हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे वेल्डिंग का काम होना था तो पहले वहां पे नहीं था, अब क्या हुआ कि पहले वहां पे एरिया जो वो था क्लीन था, अब पूरे एरिया में वायर को फैला दिया गया, तार फैला दी गई, तो वहां पे स्लिप ट्रिप हैजार्ड है जो इन्वॉल्व हो गया, वो हैजार्ड पहले वहां पे नहीं था। तो इन हैजार्ड्स को भी जानना, इन हैजार्ड्स के बारे में भी समझना, इन हैजार्ड्स को भी प्रॉपर तरीके से खत्म करना जो है वो एरिया इंचार्ज के हाथों में रहता है। उसके बाद क्या रहता है दोस्तों, इंश्योर द एरियाज रिस्टोर टू सेफ कंडीशन आफ्टर द परमिट क्लोज, कि जब हमारा परमिट क्लोज हो गया है, हमारी वो पर्टिकुलर एक्टिविटी खत्म हो गई है, उस समय के बाद भी वहां पे दूसरे लोगों को जब काम करना है तो वो एरिया उनके लिए सेफ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने कोई हिडन हैजार्ड वहां पे छोड़ दिया है, जैसे कि काम करने के बाद हम अपने टूल्स को वहां भूल गए, या कई बार क्या होता है कि ऐसे ही हॉट मटेरियल है, वहां बेल्डिंग हुई तो बेल्डिंग के बाद वहीं पे ऐसे ही चले गए, वो मटेरियल अभी भी हॉट था, गर्म था, तो उस कंडीशन में जो दूसरे लोग आएंगे उनके लिए खतरा हो सकता है। तो वहां उस कंडीशन में हमारा जो एरिया इंचार्ज है वहां पे फायर वॉचर को खड़ा करेगा। अगर हॉट वर्क एक्टिविटी हो रही है बेल्डिंग टाइप की तो फायर वॉचर रहेगा, और फायर वॉचर काम खत्म होने के आधा घंटा बाद 30 मिनट बाद तक उसी एरिया में अवेलेबल रहेगा, ताकि जो कोई भी हिडन हैजार्ड वहां पे ना रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई छोटी सी चिंगाड़ी, कोई स्पार्क जो पड़ा हुआ था, अभी तो वो डेड कंडीशन में था, लेकिन इमीडिएटली अगर उसको हवा मिली, उसको ऑक्सीजन मिली, या उसको कोई फ्लेमेबल एनवायरनमेंट मिल गया तो वो दोबारा से जलना शुरू हो जाए, तो वो आधा घंटा तक वहां पे रहेगा। ऐसे ही अगर कन्फाइंड स्पेस एक्टिविटी है तो हॉल वॉचर
जो कन्फाइंड स्पेस के बाहर रहेगा, तो ये सब जो वर्कर्स अपॉइंट करने की जिम्मेदारी भी रहती है वो भी एरिया इंचार्ज की रहती है दोस्तों। सो दोस्तों नेक्स्ट जो पर्सन इन्वॉल्व रहते हैं वो रहते हैं हमारे सेफ्टी ऑफिसर्स, यानी कि सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोग। सेफ्टी डिपार्टमेंट्स के लोगों का क्या काम रहता है? सेफ्टी पर्सन इज अ कंपिटेंट पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरीफाइंग सेफ्टी मेजर्स। तो जो सेफ्टी पर्सन का काम होता है वो होता है चीजों को वेरीफाई करना, मॉनिटर करना एंड इंश्योरिंग ऑल द परमिट रिलेटेड वर्क्स आर कैरिड आउट सेफली एज पर द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, कि जितने भी वहां पे वर्क हो रहा है, जो भी वो काम हो रहा है, उस काम को रिव्यू करना, उस परमिट को रिव्यू करना, चेक करना और ये समझना कि वहां पे जितना भी काम हो रहा है वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अधीन ही हो रहा है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में हमारे जो भी फैक्ट्री एक्ट के स्टैंडर्ड हैं, जो भी आईएसओ के स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी उनके अधीन ही काम हो रहा है। जैसे कि अगर वर्क एट हाइट पे काम चल रहा है तो क्या प्रॉपर फुल बॉडी हार्नेस पहनी हुई है? अगर पहनी हुई है तो क्या उस फुल बॉडी हार्नेस में शॉक ऑब्जॉर्वर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ? उसके बाद जो वर्कर ऊपर चढ़ के काम कर रहा है क्या उसने अपनी बेल्ट को एंकर किया हुआ है? ऐसा तो नहीं कि बेल्ट तो पहनी हुई है लेकिन हाइट पे चढ़ के वो एंकर करना भूल गया। तो ये सब चीजें इंश्योर करता है। ऐसे वेल्डिंग का काम चल रहा है तो क्या जो वेल्डर है उसने परमिट पे तो अपना नाम लिखा है, उसने परमिट के लिए पीपीज भी इशू करवा रखे हैं, लेकिन जब जॉब कर रहा है तो वो उसने लेदर हैंड ग्लव्स नहीं पहन रखे या उसने एप्रन नहीं पहन रखा। राइट दोस्तों, तो वो सब चीजें इंश्योर करने का काम रहता है हमारा सेफ्टी ऑफिसर्स का। अगर कोई भी वायलेशन मिलती है, कुछ भी मिलता है, तो सेफ्टी ऑफिसर जो है वो ऑथोराइज्ड होता है उस काम को रुकवाने के लिए और उनको दोबारा से बोलने के लिए कि आप अभी दोबारा से इस काम को रोक के और प्रॉपर पीपीज पहने और फिर दोबारा काम पे चलें। तो हमारा जो सेफ्टी ऑफिसर होता है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है दोस्तों, जैसे रिव्यू द परमिट डिटेल्ड एंड वेरीफाई द कंट्रोल मेजर्स, की रिव्यू करना है परमिट में डिटेल्ड में कि कौन सी जॉब हो रही है, किस एरिया में हो रही है, वहां पे कौन से हैजार्ड हैं, किस कैटेगरी के हैजार्ड हैं। इंस्पेक्ट द जॉब साइट बिफोर स्टार्ट एंड ड्यूरिंग द वर्क, बिफोर काम शुरू होने से पहले साइट को इंस्पेक्शन करना, काम के दौरान टाइम टू टाइम साइट पे राउंड लेते रहना, इंस्पेक्शन करते रहना भी हमारा सेफ्टी ऑफिसर का काम रहता है। इंश्योर द करेक्ट पीपीज टूल एंड सेफ्टी इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल एंड यूज्ड, कि प्रॉपर पीपीज जो है वो पहने हुए हैं, जो भी जॉब रिलेटेड पीपीज हैं वो पहने हुए हैं, जो भी इक्विपमेंट्स का यूज हो रहा है वो राइट इक्विपमेंट है फॉर अ राइट जॉब के लिए राइट इक्विपमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि जुगाड़ करके कुछ भी इक्विपमेंट से कोई काम कर रहे हैं, और जो भी हमारे टूल्स हैं वो भी सेफ हैं, प्रॉपर हैं, उनको सही तरीके से हैंडल किया गया है, सही तरीके से यूज हो रहा है। तो ये सब चीजों की वेरीफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेफ्टी ऑफिसर की रहती है। प्रोवाइड द सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, टूल बॉक्स स्टॉक एंड गाइडेंस टू द वर्कर्स को जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग देना, काम शुरू होने से पहले टूल बॉक्स स्टॉक करना जिसमें बता देना कि आपको इस काम के दौरान क्या क्या खतरे हो सकते हैं, आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, आप काम के साथ साथ कैसे अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखेंगे। तो उन सब चीज़ों के बारे में जो डिटेल जानकारी है वो देने का काम रहता है हमारे सेफ्टी ऑफिसर का। राइट, स्टॉप द जॉब इमीडिएटली इफ अनसेफ कंडीशन एंड वायलेशंस आर फाउंड। अगर सेफ्टी ऑफिसर को भी किसी तरह की कोई वायलेशन मिलती है, किसी तरह की कोई अनसेफ कंडीशन वहां पे देखने को मिलती है, तो सेफ्टी ऑफिसर इज ऑल्सो ऑथोराइज्ड टू स्टॉप द वर्क, वो काम को रुकवा सकता है और वो कोऑर्डिनेट कर सकता है एरिया इंचार्ज के साथ, वो कोऑर्डिनेट कर सकता है परमिट इशूअर के साथ, और उस काम में जब तक वो वायलेशंस को खत्म नहीं किया गया है तब तक वो काम दोबारा से शुरू नहीं होगा। लास्ट में हम समझते हैं दोस्तों परमिट वैलिडिटी के, जो हमारे परमिट होते हैं वो कितनी देर के लिए वैलिड होते हैं। तो बेसिकली जो परमिट होते हैं दोस्तों वो 8 घंटे के लिए लिया जाता है, उसके बाद उसको आगे 3 से 4 घंटे के लिए एक्सटेंड किया जाता है। लेकिन कुछ परमिट जो होते हैं दे डिपेंड अपॉन द टास्क ड्यूरेशन, कि वो कितनी बड़ी टास्क है, कितनी कंप्लेक्सिटी है और कितने बड़े रिस्क जो है वो उसके साथ जुड़े हुए हैं, उस तरीके से उस परमिट के जो टाइम है उसको ज़्यादा कम भी किया जाता है। जैसे जनरल परमिट कुछ साइट्स पे होता है वो 1 वीक के लिए लिया जाता है, 7 दिन के लिए वो चलता है जनरल एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे लाइट लिफ्टिंग हो गया,
राइट। मटेरियल शिफ्टिंग हो गया, यहाँ से वहाँ मटेरियल शिफ्ट करना है तो उसके लिए 1 हफ्ते का जनरल वर्क परमिट या कोल्ड वर्क परमिट लिया जाता है। जो हॉट वर्क परमिट होते हैं वो मैक्सिमम 8 घंटे के लिए होता है, 1 दिन के लिए। उसके बाद उसको एक्सटेंड किया जाता है। एक्सटेंड करने के लिए जो हमारा सेफ्टी ऑफिसर है, जो हमारे परमिट इशूअर है, वो दोबारा से साइट को वेरीफाई करते हैं, सब खतरों को समझते हैं और फिर उस परमिट को एक्सटेंड कर दिया जाता है अगर जरूरत पड़े तो। दोस्तों ये था हमारा पहला पार्ट इस वीडियो का। वर्क परमिट सिस्टम के बारे में हमने बेसिक समझा कि वर्क परमिट क्या होता है, क्या वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट है, क्यों लेना जरूरी है, कौन से वर्क परमिट होते हैं और कौन कौन लोग जो है वो उस परमिट में इन्वॉल्व रहते हैं। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम समझेंगे दोस्तों कि वर्क परमिट का फ्लो क्या होता है, कैसे वर्क परमिट स्टेप बाय स्टेप लिया जाता है, कैसे उसको ओपन करवाया जाता है, कैसे वर्क एक्टिविटीज की जाती हैं, कैसे उसका क्लोजर होता है, कैसे उसको एक्सटेंड किया जाता है। उसके साथ साथ हम समझेंगे कि परमिट को भरा कैसे जाता है, कि उसमें क्या क्या जरूरी कि उसमें क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो हमें भरनी है, क्या क्या चीजें उसमें रहती हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उसमें भरी जाती है। तो उन सब चीजों के ऊपर हम डिटेल्ड में चर्चा करेंगे हमारी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पे बने रहने के लिए। और दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम ग्रो करते जा रहे हैं। आप ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने दोस्त सुखदेव सिंह को इजाज़त दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुखदेव सिंह साइनिंग ऑफ।